हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात की, जिसमें हम लोगों ने उनके बारे में सारी जानकारी जान ली। आज बच्चों हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ जो कमियां थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आगे की चीजों के बारे में देखेंगे। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके वो लेक्चर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक नाभिक, मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है, ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ एक वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर। ठीक है, चलिए इनकी बात हमने मान ली। लेकिन आप जब हम लोग देखें कि अगर बच्चों मान लो हम किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो हमारी धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, डाउन होती जाती है। एनर्जी जब डाउन होती जाती है तो क्या होता है, हमारा सर्किल धीरे धीरे छोटा होता जाता है, होता है ऐसा। वैसे ही अगर ये मान लेते हैं कि ये हम हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह खुद को रखो और एक सर्किल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों आपस में ही मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे ना। इस एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर वाली कक्षा में मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इस वाली कक्षा में भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। जबकि हमें पता है कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसी ये इनके परमाणु मॉडल की क्या हो गई, कमी हो गई। समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसी को हम लोगों ने लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। वर्तुलाकार मार्ग पर चक्रण करते हुए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार चक्कर लगाएगा तो एक ही जगह पर वो चक्कर लगाता रहे, ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि मैंने समझाया कि वो अपने ऊर्जा का उसकी ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा, और वो धीरे धीरे उसका सर्किल छोटा होता जाएगा। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। ठीक, मतलब क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते समय उसकी ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा। अब होगा क्या, कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, विकिरण बनती के रूप में निकलती जाएगी और नाभिक से टकरा जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब आप किसी सर्किल के मान लो किसी पाथ पर ऐसे चक्कर लगा रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, आपका सर्किल छोटा हो जाएगा और एक टाइम ऐसा है कि आप सेंटर के बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि नाभिक से टकरा जाएगा। और ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है, दो बार लिख गया है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता। ठीक, अगर ऐसा ही होता तो परमाणु क्या होता, अस्थिर होता। जबकि हमें जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इन्हीं की कमियों को दूर किया किसने, एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, बोर। बोर ने इन्हीं की कमियों को दूर किया और उसी पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। बोर ने क्या बताया, बोर ने ये बताया कि अगर, सॉरी, बोर ने सिर्फ डायरेक्ट कोई मतलब कि प्रैक्टिकली नहीं बताया था, सीधे अपनी कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत कर दी। और क्या कहा कि, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। मतलब मान लो कोई ये नाभिक है, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी चक्कर लगाने की कक्षा क्या होगी, निश्चित होगी।
ठीक, मतलब ये इसके बाहर जा ही नहीं पाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ये कक्षा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया था, इसीलिए इनकी इस कथन को क्या नाम दे दिया गया, अवधारणा। ठीक, मैथ में हम लोगों ने पढ़ा अवधारणाएं क्या होती हैं, ठीक है। चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं, ठीक, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन की क्या कह देते हैं, विविक्त कक्षा, क्योंकि ये अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाता। जब इलेक्ट्रॉन, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, मतलब जिस जो उनकी कक्षा है, अगर वो उसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तब उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होगा। इन्होंने ये एक और अवधारणा दे दी, ठीक। और इन्हीं कक्षाओं को क्या नाम दे दिया गया, ऊर्जा स्तर। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? बोर ने क्या किया, बोर ने सिर्फ रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनके लिए अवधारणाएं दे दी। पहली अवधारणा में क्या कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक। और दूसरी बात क्या कह दी, जिस निश्चित कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में ही है तो उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, ठीक। और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, ऊर्जा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नील बोर का परमाणु मॉडल समाप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वो कक्षाएं कौन सी है हमारी, पहली, ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ये एक परमाणु है पूरा, ठीक। ये उसका क्या है, नाभिक है। और ये कुछ उसकी कक्षाएं हैं। पहली कक्षा को नाम दिया गया के या फिर 1, ठीक। दूसरी कक्षा को एल या फिर 2, तीसरी कक्षा को एम या फिर 3, चौथी कक्षा को एन, ठीक। तो ये के एल एम एन, इन कक्षाओं को इनसे प्रदर्शित किया गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बच्चों अगर इतना समझ में आ गया तो हमने शुरुआत में जाना कि नाभिक में केवल दो ही चीजें उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन जैसे जैसे हम लोग साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक, ठीक। उन्होंने बताया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सिवा एक तीसरा तीसरा एक तीसरा अपरमाणुक होता है। अपरमाणुक मतलब एक तरीके से घटक, नाभिक का एक घटक, ठीक है। जिसे जो कि जो कि अनावेशित होता है, ठीक। मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं होता। मतलब न्यूट्रॉन एक ऐसा परमाणु का हिस्सा है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। चैडविक ने क्या बताया कि एक एक नई एक घटक है नाभिक का जो अनावेशित होता है। अनावेशित मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान होता है जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है। अनावेशित होने के कारण, आवेश न होने के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। इंग्लिश में जिस पर कोई चीज नहीं होती उसे न्यूट्रल कहते हैं ना, न्यूट्रल। हाँ, तो न्यूट्रल से इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। और इसे हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल एन से, ठीक। तो खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। कब की? 1932 में, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में शुरुआत में नहीं बताया, क्योंकि जो परमाणु मॉडल वगैरह हैं वो कब, ठीक, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया था, समथिंग 1906 में शायद, ठीक है। और न्यूट्रॉन कब खोजा गया, 1932 में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को उस समय नहीं बता रहा था, इसीलिए मैंने आगे बढ़ाया, जो कि एनसीईआरटी में ही भी इसे उसी के बाद दिखाया गया है, ठीक है। अब बस एक बात यहां से ध्यान रखने वाली क्या है कि खोज किसने की, अनावेशित होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। और तीसरी चीज है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में ना, छोड़कर इस सभी, हाँ, न्यूट्रॉन जो होता है वो सभी परमाणुओं में होता है।
हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। और किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो कभी भी आप लोगों का किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हो तो क्या करोगे, उनको ऐड कर दोगे और आंसर जो ऐड करके आएगा वही उस परमाणु का द्रव्यमान होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे अब हम लोग। तो बच्चों हम लोगों ने न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया और हमने पीछे पढ़ा कि बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं के नाम भी दिए KLMN। ठीक, तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या फिर उन्हें किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों क्या, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। ठीक, नील बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो हमें अब हम लोग जानेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता कैसे है, मतलब एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या एक नाभिक में कितनी कक्षाएं बन सकती हैं, ये सब एक परमाणु में कितनी कक्षाएं बन सकती हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों किसी भी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला दिया किसने, बोर तथा बरी ने। किसने दिया था, चलिए आपको दिखाई देता हूं, लिखा हुआ है, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है इसके लिए किसने नियम दिए थे, तो बोर और दूसरे कौन थे, बरी, दो लोगों ने नियम बनाए। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया बाद में, बोर बरी स्कीम। ठीक, अब बोर बरी ने क्या नियम दिए, तो बच्चों पहला नियम है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² से हम लोग निकाल सकते। ठीक, अब किसी भी परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ठीक है, एक परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जैसे कि KLMN। अब K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसे हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2n², ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, जहां पर n क्या दिखा रहा है, कक्षा की संख्या, मतलब किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिस कक्षा में आप लोग इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो किस नंबर पे आती है। तो पहली ही है ये, तो K पहली कक्षा है, तो n की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, मतलब K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। दूसरी कक्षा का नाम क्या है, L। L और किस नंबर की कक्षा है, दूसरे नंबर की, तो n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और फिर इस पर n के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और साथ में क्या है, 2, 4 दूनी 8, मतलब L या फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी कक्षा हमारी कौन सी होती है, M। ठीक, तो n की जगह पर क्या लिखोगे, 3, तीसरी कक्षा का नाम M है ना, तो n की जगह पर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। इसी तरीके से चौथी कक्षा में 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, तो n में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारा, किसने दिया, बोर और बरी ने। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके लिए सूत्र। दूसरी चीज, दूसरा नियम इन्होंने ये बताया कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई?
सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8। ठीक, सॉरी मैंने पहले वो बोल दिया। अधिकतम आखिरी कक्षा मतलब जो बाहरी सबसे आखिरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते। ठीक, और तीसरी बात ये बताई कि जब कभी भी किसी नाभिक की कक्षाओं को भरा जाता है तो जो सबसे पहली कक्षा होती है उसको पूरी तरीके से भरा जाता है, फिर दूसरी वाली में इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर तीसरी वाली में आते हैं। मतलब अगर हम लोग समझें, मान लेते हैं हमारे पास लिथियम का नाभिक है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए समझें, किसका नाभिक है? लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में टोटल कितने, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये लिथियम का नाभिक है। ठीक, तो पहली कक्षा, हमने ये पहली कक्षा बना ली। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? इस सूत्र से 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। चलो भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पहली कक्षा को भरेंगे, उसमें मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनको भरिए, फिर आप दूसरी कक्षा पे जाएंगे। ये है इस लाइन का कहने का मतलब। ठीक है, मतलब जैसे मान लो 5 घड़े रखे हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो घड़ा आएगा उसमें जितना पानी आ सकता है उसको आप भरेंगे, फिर बचा हुआ पानी दूसरे घड़े में डालेंगे। वैसे ही पहली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले उनको भरिए, बाद में जो दूसरी कक्षा है। ठीक, अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन 2 तो तुमने भर दिए, टोटल कितने थे? 3। तो अब दूसरी कक्षा में आप कितने इलेक्ट्रॉन सिर्फ भर सकते हो? बचा तो एक ही ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हो। तो इस तरीके से हम लिथियम का क्या बना सकते हैं? परमाणविक संरचना बना सकते हैं। ऐसे ही मान लो हम नाइट्रोजन की चलो बात कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं। इसकी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? 7। 7 होता है। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है? इसके नाभिक बनाना है या परमाणु संरचना बनानी है। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितनी कक्षाएं हैं। ठीक है, हमें नहीं पता इसमें कितनी कक्षाएं हैं, लेकिन पहली कक्षा तो होगी ना। तो पहली कक्षा हमने बना दी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? पहली कक्षा में आ सकते हैं 2। कहां से पता चल रहा है हमें? पहले नियम से। पहला नियम क्या कहता है? 2n² होगा हमेशा। 2n² से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं हर एक कक्षा की। पहली कक्षा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली कक्षा में भर दिए। अब 2 इसमें से चले गए, बचे कितने? 5। 5 बचे ना। देखो 7 में से 2 चले गए, 2 हमने भर दिए, तो अभी 5 बचे हैं ना। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 8। और यहाँ पर बचे कितने हैं? 5। तो दूसरी कक्षा में ही बचे हुए इलेक्ट्रॉन पांचों इसमें आ जाएंगे ना। ठीक, अभी भी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 3 अगर और होते तो वो भी इसमें हम लोग भर सकते थे। ठीक, देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। पहली कक्षा में 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, 2 भर दिए। बचे कितने? 5। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 8। और हमारे पास बचे हुए कितने? देखो 5 में से 2 तो चले गए, ये 2 भर दिए। साथ में बचे कितने? 5। तो 5 कहाँ भरोगे? दूसरी कक्षा में। ठीक, 5 है तो 8 से कम, इसलिए पांचों किस में आ जाएंगे? दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले ले रहे हैं सोडियम का। इसका ले ले रहे हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आप अपने आप करके देखिए? 11। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। चलिए बनाते हैं। ये सोडियम का नाभिक
ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। अब हमें नहीं पता है कि दो कक्षाओं से ज्यादा होंगे या कम, तो हम दूसरी कक्षा पर रुक जाते हैं। ठीक, साथ में दो कक्षाएं आ जा रही थी तो 11 में तो वैसे भी दो कक्षाएं आ जाएंगी ना। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? दो। दो, 11 में से दो चले गए, 9 बचे। 9। दूसरी में कितने भर सकते हो? 8। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। कितने हो गए? दो, आठ, दो, 10। एक अभी भी बचा है, मतलब तीसरी कक्षा इसमें बनेगी, तो हमने तीसरी कक्षा भी बना ली। ठीक। और अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? केवल एक ही बचा ना। तीसरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सिर्फ एक। इस तरीके से आप लोग परमाणु की संरचना बना सकते। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे। अब ऐसे ही आप लोग पीरियोडिक टेबल उठाइए ये, और उसमें आप लोग पता कैसे चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब जिस नंबर पे वो तत्व रखा हुआ है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जिस नंबर पर तत्व रखा हुआ है, वही इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? संख्या होती है। बात समझ में आ गई? तो सोडियम कितने नंबर पर होता है? 11, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब 11 को इसमें व्यवस्थित करिए आप लोग। ऐसे ही नेक्स्ट आप लोग जो तत्व हैं बचे हुए, उनको ट्राई करिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। वैसे आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, उसमें आप लोगों को ये संरचना 4.4 देखेंगे चित्र, उसमें सारी संरचनाएं बनी हुई हैं। 18 तत्वों की संरचनाएं बनी हुई हैं। आप 18 की अगर बना लेते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर प्रीवियस वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग सारे लेक्चर्स देख लीजिए। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। साथ ही साथ जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आई हैं, आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनको और डिटेल में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर बढ़ने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और अच्छा कंटेंट आप लोगों को और मन से आप लोगों को पढ़ा सकें। वैसे मन से तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन एक तरीके वो कहते हैं ना, एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। हाँ, लाइक आ रहे हैं, हम मेरी पढ़ाई लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो उस तरीके का एक मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, जिसको आप लोग दबा देंगे, उससे आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।